हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका कल्याणी आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय मितवाल आपको पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ और पर्यावरण की इस श्रृंखला में हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और बायोडाइवर्सिटी का ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हॉट स्पॉट, तप्त स्थल, है ना, डिस्कस करेंगे आगे। बायोस्फीयर, जैवमंडल किसे कहा जाता है, कैसे जैवमंडल निर्मित होता है। वेटलैंड, आर्द्र भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य ये कैसे गठित होते हैं, आखिर क्यों बनाए जाते हैं, ये तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं। देखो, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी जो संरक्षण की कितनी विधियां हैं। तो दो विधि के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। आपको पता है जैव विविधता किसे कहा जाता है? जो जीवों में विभिन्नता होती है, उस विभिन्नता को संरक्षण देने के लिए, यानी इस धरती पर अनेक प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो वनस्पति पाई जाती है, उन सभी को संरक्षण देने के लिए ही बायोडाइवर्सिटी का निर्माण किया गया। अब बायोडाइवर्सिटी संरक्षण की दो विधियां हैं, दो मेथड है। पहली तो है जिसे कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में कहा जाता है इसको स्वस्थानीय को इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण या गैर स्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। बाह्य स्थानीय, स्वस्थानीय का मतलब क्या होता है? अब देखो समझिएगा, स्वस्थानीय का मतलब ये होता है जब किसी जीव जंतु का संरक्षण जहां वह रहता है वहीं पे उसको संरक्षण दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाएगा। जैसे आपको पता होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे कौन रहता है? आपको पता है एशियाई शेर रहता है, उसका निवास स्थान गिर है, गुजरात का गिर क्षेत्र है। तो जहाँ पर किसी जीव जंतु को उसी के स्थान पर संरक्षण दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? संवेदनशील क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, जीवमंडल क्षेत्र, बायोस्फीयर क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, आर्द्र भूमि क्षेत्र हम पढ़ेंगे होता क्या है ये। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य आ जाते हैं, यानी जहां पर जो जीव रहता है वहीं पे उसको संरक्षण करने की ये 4-5 विधियां हैं, हमें ध्यान रखना है। स्वस्थानीय संरक्षण हो चुका है। अब अगर बात करें हम बाह्य स्थानीय संरक्षण या गैर स्थानीय, किसे कहा जाता है? जब कोई जीव जंतु संकटग्रस्त है, यानी जहां वह रह रहा है वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो उसको संरक्षण देने के लिए हम क्या करते हैं? एक नया आवास बनाया जाता है, प्राकृतिक आवास से दूर एक नया कृत्रिम आवास तैयार किया जाता है जहां पर उसको संरक्षण दिया जाता है। अब देखो इस किस प्रकार से, आपको पता है चिड़ियाघर क्यों बनाए जाते हैं? मनोरंजन के लिए ही चिड़ियाघर नहीं बनाए जाते। चिड़ियाघर जो बनाए जाते हैं, जो जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास पर सुरक्षित नहीं है, तो उसको चिड़ियाघर के अंतर्गत रखा जाता है ताकि उनको अच्छे से खाना वगैरह मिल पाए। ठीक है, आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, कोई भी जीव जंतु जो है संरक्षित नहीं है, यानी प्राकृतिक आवास पर कोई जंगल है या फिर कोई राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे सुरक्षित नहीं होता है, तो उसके लिए जू का निर्माण किया जाता है या उसको जू में रखा जाता है ना, और वहीं पे उसको भोजन भी दिया जाता है। जैसे एक फीमेल राइनो हो गया और एक मेल राइनो हो गया, है ना, फीमेल गेंडा और मेल गेंडा, दोनों को क्या होता है, दोनों को एक स्थान विशेष में रख दिया जाता है ना, और उनको छोड़ देते हैं कि जाओ मजे करो, बच्चे पैदा करो। ठीक है, तो ये क्या होता है, चिड़ियाघर में उन जीव जंतु को रखा जाता है जो अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं है। वनस्पति उद्यान भी इसी प्रकार के होते हैं। अब देखो वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, ये मेन चीजें हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है, इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। वनस्पति उद्यान क्या होता है? बोटनिकल गार्डन, कुछ ऐसे वनस्पति होती हैं जिन पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ वनस्पतिक नाम वगैरह, इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। ठीक है, जो कुछ जैसे करंज है ना, पोगेमिया पिन्नाटा उसका वैज्ञानिक नाम है, आपने सुना होगा। आम हो गया, मेंजीफेरा इंडिका, अनेक प्रजातियां पाई जाती आम की, तो इनको कैसे संरक्षण दिया जाए, किस प्रकार से आगे इनका उपयोग किया जाए, ठीक है, तो इस पे रिसर्च किया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, जो कि केरल में है। ठीक है, और नेशनल बॉटनिकल सेंटर अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना वो लखनऊ में है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है वनस्पति उद्यान के बारे में।
अगर बात करें हम जीन बैंक की, तो जीन बैंक क्या होता है? देखो क्या होता है, कोई जीव जंतु संकटग्रस्त है या हो सकता है भविष्य में लुप्त हो जाएगा, तो उस लुप्त होते जीव के कुछ जीन्स को रखा जाता है। उस जीन को सुरक्षित करके क्या होता है, जब जरूरत लगती है तब क्या होता है, उस जीव को वापस से पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको जीन बैंक में रखा जाता है। जैसे कुछ बीज हैं, मान लो आगे चलकर ये बीज खत्म हो जाएंगे, हो सकता है कि उनकी उत्पादन क्षमता खत्म होती आ रही, तो क्या होता है, उन बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आजकल तो क्या होता है, जीन बैंक के अंतर्गत एक तो सेल को सुरक्षित रखा जाता है, फीमेल अंडाणु को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, या हमने आपने सुना होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो होता है, एक्ट्रेस जो होती है अपना फर्टिलाइजेशन जो है बाद में करवाने के लिए अपना अंडाणु जो है निकलवा के कहाँ पे, जीन बैंक में सुरक्षित रख लेती, यानी अभी माँ नहीं बनना, आगे चल के माँ बनना है। ऐसा बोला जाता है कि करियर खराब हो जाएगा, मेरी फिल्में नहीं चलेगी, इस तरह से तो उसके अंडाणु को सुरक्षित रखा जाता है और सालों तक, लगभग 10 साल 20 साल तक सुरक्षित रखा जाता है इसको। तो ये जीन बैंक में ऐसा होता है। क्लियर है? वृक्ष उद्यान क्या होता है, बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जो विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे सुरक्षित नहीं है कुछ वृक्ष, उनका एक वृक्ष उद्यान तैयार किया जाता है जिसको आर्बोरेटा कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये है बाह्य संरक्षण, जहाँ पे अपने प्राकृतिक स्थान पे सुरक्षित नहीं है उन जीवों को बाह्य संरक्षण के अंतर्गत सुरक्षा दी जाती है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है संवेदनशील स्थल, या जिसे हम बोलते हैं तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्षेत्र। देखिए हॉट स्पॉट क्षेत्र, ये संवेदनशील शब्द का उपयोग किसने किया था सबसे पहले, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का यूज किया था 1988 में। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी जैव विविधता को मानव से खतरा उत्पन्न हो रहा है, यानी मानव की अपनी गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थानों में होता है क्या है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और ये क्या हो रहे हैं, लगातार खत्म हो रहे हैं। तो इनको संरक्षण देने के लिए उस स्थान विशेष को क्या कहा जाता है, उस स्थान विशेष को क्या कहा जाता है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट नाम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में कितनी, लगभग 70% प्रजातियां लगभग नष्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो तप्त स्थल के अंतर्गत कुछ महासागरीय जैव विविधता को भी संरक्षण दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, मिशन ब्लू, है ना, जिसे क्या नाम दिया गया, मिशन ब्लू हॉट स्पॉट। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट है, आगे चलते हैं। देखो भारत में मुख्य रूप से कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो आपको ध्यान रखना है भारत में मुख्य रूप से हॉट स्पॉट क्षेत्र है 4। पूरे विश्व की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में तो 34 हॉट स्पॉट क्षेत्र है, 34 हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जिसमें भारत के कितने हैं, 4। अब देखो भारत के अंतर्गत केवल भारत ही नहीं आता है, उसके आसपास के जितने भी राज्य होते हैं या देश होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है हॉट स्पॉट क्षेत्र। तो भारत के 4 कौन कौन से हैं, तो आप पहला ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय। क्लियर है, पूर्वी हिमालय के अंतर्गत किसको रखा जाता है, नेपाल, भूटान, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आ गया, पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आ गया। दूसरा कौन सा है, इंडो वर्मन क्षेत्र। इंडो वर्मन क्षेत्र जो है ये पूर्वी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप वाला भाग आ गया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना। और इंडिया का ये वाला क्षेत्र आ जाता है जो किसको, इंडो वर्मन हॉट स्पॉट क्षेत्र को दर्शाता है। क्लियर है। और एक ही आपको ध्यान रखना, सुंदरवन या सुंडालैंड कहा जाता है इसको, सुंदरवन या सुंडालैंड। इसके अंतर्गत भारत का तो आ जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप और सिंगापुर, मलेशिया का कुछ क्षेत्र आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये वाला क्षेत्र सुंडालैंड कहलाता है। अगर बात करें पश्चिमी या पूर्वी घाट वाला हॉट स्पॉट क्षेत्र, इसमें आता है महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक आ जाता है, केरल, श्रीलंका का कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो ये भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं जिनको मानव से खतरा उत्पन्न हो रहा है और इनको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुए थे हॉट स्पॉट क्षेत्र। हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कैसे बनाए जाते हैं। देखो क्या होता है, एक तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल
और एक होता है लिथोस्फीयर स्थल मंडल। यानी इन तीनों के मिले जुले रूप से क्या निर्मित होता है, एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निर्मित होता है। जल मंडल, स्थल मंडल और नभमंडल का जो मिला हुआ क्षेत्र जो होता है, ये विशेष क्षेत्र होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसी को जैवमंडल कहा जाता है। और अधिकांश जो जीवधारी होते हैं वो अपना जीवन कहाँ यापन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना जैवमंडल क्षेत्र में व्यापन करते हैं, ठीक है, अधिकांश जीवधारी। अब इन तीनों का जो मिला जुला रूप क्या है, जैवमंडल। यानी सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पानी भी होगा, यहाँ स्थल भूमि भी होगी, यहाँ पे वायुमंडल भी होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, जैवमंडल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, जैवमंडल क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए एक मानव और जैवमंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, जिसको मैब नाम दिया गया, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम। कब शुरू किया गया था, तो ये यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था 1971 में, 1971 में। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी सभी संरक्षण से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनका संचालन करना। और इसके अंतर्गत 12 जीवमंडल क्षेत्र को किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यानी मेब के अंतर्गत शामिल किए गए भारत के कितने, 12। अब भारत में है कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो आपको ध्यान रखना भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 किसमें है, यूनेस्को में शामिल है, आपको ध्यान रखना है। और विश्व के 686 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसमें है, यूनेस्को में। पूरे विश्व में कितने यूनेस्को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना है 686 और भारत के 12। लेकिन भारत में कुल कितने हैं, जो भारत ने खुद ने भी घोषित कर रखे हैं 18, और 18 में से 12 क्या हो गए, जो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखो मेब ने क्या किया है, मेब जो है इसने क्या किया, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया उसने केंद्रीय या कोर जोन, ये जो बीच वाला भाग है इसको नाम दे दिया कोर जोन। दूसरा जो है इसको नाम दे दिया बफर जोन, ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दे दिया बफर जोन, यानी कोर जोन का बाहरी भाग क्या हो गया, बफर जोन। और बफर जोन का जो बाहरी भाग हो गया उसके बाहर एक और लेयर वाला भाग हो गया जिसका नाम दे दिया संक्रमण जोन या ट्रांजिशन जोन नाम दे दिया, क्षेत्र नाम दे दिया। तो 3 भाग में मेब ने क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो हम आगे देख लेते हैं किस तरह से डिवाइड किया और किस तरह से इनका अध्ययन करते हैं। देखो केंद्रीय जोन में क्या होता है, देखो केंद्रीय जोन में क्या होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं ना वो सब के सब केंद्रीय जोन में निवास करते हैं। जीव जंतु वनस्पति, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का वह हिस्सा जहां पर सभी जीव जंतु वनस्पति निवास करते हैं। यहाँ पर किसी सरकारी कर्मचारी उसी विभाग के, उसको छोड़कर बाकी किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता, ठीक है। यहाँ पे जीव जंतु वनस्पति रहते हैं, शेर वगैरह या जो वनस्पतियाँ होती है वो यहाँ पे रहती है। लेकिन कुछ विशेष कोई रिसर्च किया जा सकता है यहाँ पे, है ना, कुछ विशेष रिसर्च की जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसकी बात हो रही है, कोर जोन। तो 3 भागों में बांट दिया, ठीक। अगर बात करें बफर जोन क्या है, तो कोर जोन का जो बाहर वाला हिस्सा है वो बफर जोन है। इसमें क्या होता है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, पर्यटन का काम हो सकता है, यानी घूम फिर सकते हो आप, मत्स्य पालन कर सकते हो, कुछ शोध कार्य कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, तो ये इनमें होता है। और कुछ अधिवास क्षेत्र भी होता है, यानी जनजाति जो रहती है वो इस क्षेत्र में कुछ रह सकती है, कुछ जनजातियाँ रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बफर जोन, ठीक है। यानी कोर जोन का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, बफर जोन। अब बात करें हम संक्रमण क्षेत्र की, तो संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, ट्रांजिशन जोन। जो बफर जोन होता है उसके बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बफर जोन के जो बाहर वाला हिस्सा है उसे एक संक्रमण जोन कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी एनजीओ होते हैं या सुदूर संवेदन जो कामकाज होते हैं, ठीक है, मौसम जानकारी वाले कामकाज वगैरह होते हैं, या मानव अधिवास क्षेत्र, मानव जहाँ निवास करता है वो वाला क्षेत्र जो क्या कहलाता है, उसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी जैवमंडल क्षेत्र 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, एक तो कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो कितने, 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में हम 18 तो याद नहीं कर सकते,
कौन कौन से याद करना है, आपको ध्यान रखना है जो यूनेस्को में शामिल है, लेकिन इनको भी आप याद रखिएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे नीलगिरी तमिलनाडु, अब देखो 1986 में नीलगिरी को शामिल किया गया था। अब देखो नीलगिरी इसका नाम क्यों पड़ा, अब क्या है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक नीलगिरी नाम का पर्वत पाया जाता है। अब नीलगिरी पर्वत का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, वहां पर विशेष प्रकार के नीलकुरुंज नामक फूल खिलते हैं, है ना, उस पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर नीलकुरुंज नामक जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं और 12 साल में एक बार खिलते हैं ये फूल। अब 12 साल में एक बार खिलते हैं तो पूरी पहाड़ी कैसे दिखाई पड़ती है, जब वो खिलते हैं तो नीली दिखाई पड़ती है। इस कारण इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, नीलगिरी पहाड़ी पड़ गया। और उसी नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया गया, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया 1986 में। कब, ये तो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी तमिलनाडु, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अगला, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, ये भी तमिलनाडु वाले हिस्से में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा है, कितना है, 765 वर्ग किलोमीटर। अब आपको इतना ध्यान रखना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, देखो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान व राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आ जाते हैं उसी के अंतर्गत, ठीक है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से भी कहीं गुना बड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है यूनेस्को में शामिल भारत के जो 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, और कब शामिल किए गए। सन 2000 में नीलगिरी को शामिल किया गया। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में नीलगिरी, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 राज्यों में मिला हुआ है ये नीलगिरी वाला, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, मन्नार की खाड़ी, 2001 में मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया, गल्फ ऑफ मन्नार, कहां पर है, तमिलनाडु में है। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल, 2001 में सुंदरवन को शामिल किया गया, है ना, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन को शामिल किया गया। अगर बात करें नंदा देवी, तो नंदा देवी 2004 में शामिल किया गया, कहां पर है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, हम मैप में देख सकते हैं नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है, क्लियर है। नोकरेक कहाँ है, नोकरेक आपको ध्यान रखना मेघालय में है, 2009 में इसको शामिल किया गया। नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक है, ये नोकरेक मेघालय में 2009 में शामिल किया गया। पचमढ़ी को कब शामिल किया गया, पचमढ़ी को भी 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है, पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्लियर है। अगला बात करें हम 2012 में अचानकमार या अचानकमार को शामिल किया गया, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है, अचानकमार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। सिंपलीपाल 2009 में सिंपलीपाल को शामिल किया गया, जो कि कहां पर पड़ता है, उड़ीसा में, आपको ध्यान रखना है, ये कहां पड़ता है, उड़ीसा, सिंपलीपाल कहां है, उड़ीसा में है, ठीक है। और 2013 में किसको शामिल किया गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप को, ग्रेट निकोबार द्वीप का जो हिस्सा है उसको 2013 में शामिल किया गया। ये कहां है, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें 2016 में अगत्स मलाई को शामिल किया गया, 2016 में अगत्स मलाई को शामिल किया गया। अगत्स मलाई कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है, अगत्स मलाई कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु वाले हिस्से में पड़ता है अगत्स मलाई, ठीक है। और कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, 2018 में इसको शामिल किए गए, ये कंचनजंगा,
सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और पन्ना को अभी रिसेंट 2020 में शामिल किया गया। तो अंतिम आपको ध्यान रखना जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया वो कौन सा है, पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको कब शामिल किया गया, 2020 में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, 12 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, जो यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वेटलैंड आर्द्र भूमियाँ क्या होती है, ठीक है। देखो आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्लियर है, और 8 महीने से ज़्यादा वहाँ पे पानी भरा होता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, भारत में कुल भूभाग का 4.63% जो है आर्द्र भूमियाँ हैं। ये आर्द्र भूमियाँ क्या करती है, ये क्या करती है, ये कार्बन का अवशोषण करती है। जो खराब पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसकी गंदगी को साफ कर देती है और पानी को स्वच्छ बना देती है। अब इसके पानी का यूज़ भी किया जाता है सिंचाई वगैरह में। अब इसको कहा क्या जाता है, इसको पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है ना, किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। आपको पता है हमारे शरीर में ये जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें किडनी का काम क्या होता है, अच्छा किडनी का काम क्या होता है, जो रक्त होता है ना उसको फिल्टर करने का काम। यानी हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, यूरिन घुला हुआ होता है, मूत्र घुला होता है, ठीक है। तो यूरिन को अलग करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। तो उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है उसकी किडनी किसे कहा गया है, आर्द्र भूमियों को कहा गया है। इनका काम क्या होता है, पानी का जो है उसको स्वच्छ करने का काम होता है। यानी ये क्या करती है, कार्बन का अवशोषण कर लेती है, खराब चीज़ों को अवशोषित कर लेती है और वो पानी हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, तो आर्द्र भूमियों को ही सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। अब आर्द्र भूमि के लाभ क्या क्या है, देखो बहते हुए जल से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन प्रदूषण कम होता है। ये बाढ़ वगैरह का जो जल होता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने का काम करते हैं। इसके जल का उपयोग कहाँ करते हैं, हम सिंचाई में भी करते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में जहाँ पे आर्द्र भूमि पाई जाती है वहाँ पे जैव विविधता भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पानी वाला क्षेत्र है तो जीव जंतु ज़्यादा होंगे, पक्की बात है। और जब ज़्यादा जीव जंतु होंगे तो उनको खाने के लिए अत्यधिक साधन भी मिलेंगे, होगा कि नहीं, वहाँ पे फूड चेन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये आर्द्र भूमि के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत एक संधि की गई थी जिसको विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण की संधि बोला जाता है। अब देखिएगा ये संधि जो थी वो कहाँ हुई थी, ये रामसर ईरान में हुई थी 1975 में, 2 फरवरी 1975 में हुई थी। इसीलिए इसे कहा जाता है रामसर सम्मेलन, क्लियर है, इसलिए इसको क्या कहा गया, रामसर सम्मेलन। रामसर एक शहर है ईरान में जिसके नाम पर इस संधि का नाम पड़ गया रामसर संधि, ठीक है। ये आर्द्र भूमि को संरक्षण देने के लिए संधि का गठन किया गया था। ये लागू कब हुई, ये 21 दिसंबर 1975 में लागू हुई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जब इस पर हस्ताक्षर हुए, कब हुए थे, 2 फरवरी को। और उसी 2 फरवरी के तौर पर क्या होता है, आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया था, 1997 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। अभी जो है 2021 में हमने जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया उसकी थीम क्या थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर, आर्द्र भूमि व जल। उसकी थीम क्या रखी, आर्द्र भूमि व जल। किसकी थीम, 2021 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड एंड वाटर, आपको ध्यान रखना है। अब भारत कब सदस्य बना, तो भारत 1981 में इसका सदस्य बना। तब किसको शामिल किया गया था, तो पहली बार रामसर साइट्स के अंतर्गत चिल्का झील उड़ीसा को शामिल किया गया था, कब, 1981 में। तो पहला ध्यान रखिएगा, पहली रामसर साइट्स यानी रामसर में शामिल झील का नाम क्या है, चिल्का झील, जो रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है। भारत में कितने स्थल ऐसे हैं जो रामसर स्थल के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या करती है रामसर संधि,
पूरे विश्व में ऐसे स्थान खोजती है जहां पर क्या है, आर्द्र भूमि क्षेत्र बना हुआ है, जहां पे जो है नम भूमि बनी हुई रहती है। उस नम भूमि को क्या करती है, रामसर साइट के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है और उसको संरक्षण दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, हर 3 वर्ष में इसका एक बैठक होता है, ठीक है। इस बैठक को कहा जाता है कोप, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक होती है। इसमें 170 सदस्य देश होते हैं जो भाग लेते हैं इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये रामसर संधि के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो, आपको ध्यान रखना है भारत में रामसर स्थल कितने हैं, 42, टोटल कितने, 42 रामसर स्थल है। अब 42 तो हम याद नहीं कर पाए, फिर भी आप एक बार इनको पढ़िएगा जरूर, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल गुजरात राज्य में, सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल पूछा है उसने, और पर्टिकुलर एक स्थान का नाम पूछ ले, एक प्लेस का नाम पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना वेम्बनाड झील केरल, जहां सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल है। और सबसे कम कहां है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है, रेणुका हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना। और विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्रफल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पेंटानल, जो कहां कहां पड़ता है, एक तो ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्रफल माना गया है, आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, जो मुख्य हैं आर्द्र भूमि क्षेत्रफल या जो जगह हैं उनको याद कर लेते हैं। देखो कौन कौन से हैं, आपको पहले तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में अभी अभी शामिल किए गए हैं कुछ, तो 2019-20 में नवाबगंज, अपर गंगा, समन, सांडी, पार्वती, सरसई, समशपुर, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्रफल है। आपको ध्यान रखना है इतने सारे जो हैं ये किसके हैं, उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्रफल। कुछ है लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है सोमोरोरी झील जो कि लद्दाख में पड़ता है, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है ना, सुरिनसर ये लद्दाख में पड़ता है, होकेरो ये भी लद्दाख में पड़ता है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाली जगह हैं। दीपोर बिल कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है दीपोर बिल कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। रुद्र सागर त्रिपुरा में पड़ता है। पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भीतर कणिका चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ये आर्द्र भूमियां हैं, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट केलिमर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और कोलेरू कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मध्य कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश में एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र है जो भोपाल के भोजताल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गुजरात में पड़ता नल सरोवर। केरल में कौन कौन से हैं, एक तो अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील और शेषाचलम या शेष्टाचलम झील को कहा गया है। ये क्या है, केरल के आर्द्र भूमि, ठीक है। सांबर झील और केवलादेव कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। एक हरिके है, हरिके क्या है, ये कृत्रिम आर्द्र भूमि है, मानव निर्मित कृत्रिम आर्द्र भूमि है, आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जो कि सतलज नदी के जो पानी से उसको निकाल के बनाए गए हैं, हरिके, ध्यान रखिएगा। रोपड़ झील, कांजली झील, केशवपुर, व्यास, नागल, ये सब के सब कहाँ पे पड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सब के सब पंजाब में पड़ते हैं, सब के सब कहाँ पड़ते हैं, पंजाब में पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको इतने ये ध्यान रखना है। और कौन कौन से हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, ये हिमाचल प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। 2017 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए एक प्रबंधन नियम लागू कर दिया कि राज्यों की भी कुछ भूमिका होगी, राज्य भी निर्धारित करे कि जो आर्द्र भूमियां होती है उनको संरक्षण दिया जाए। केंद्र की ही भागीदारी नहीं होगी, अब राज्य की भी भागीदारी होगी कि आर्द्र भूमियों को संरक्षण दिया जाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये मुख्य आर्द्र भूमियां हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, नेशनल पार्क, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह कहाँ कहाँ पे कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान व राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में कितने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम स्लाइड पर। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना,
वो पेड़ पौधों और जीवों को संरक्षण देने के लिए स्थापित होता है। किसी एक पेड़ पौधे या जीवों को संरक्षण नहीं दिया जाता। देखो क्या होता है, अभ्यारण्य में क्या होता है, मुख्य रूप से किसी एक जीव का संरक्षण किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य में, मध्य प्रदेश वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी एक जीव को संरक्षण नहीं देते, किसी एक विशेष पर्टिकुलर जीव को संरक्षण नहीं देते, वो अभ्यारण्य में होता है ऐसा। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। इसकी घोषणा मुख्य रूप से केंद्र सरकार करती है, लेकिन होता क्या है, राज्य सरकार भी कर सकती है। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारतवर्ष में, तो आपको ध्यान रखना है 104 राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारतवर्ष में है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है हेली राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। आज इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है जिम कॉर्बेट। इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और यहीं से क्या हुआ था, पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, बाघों को संरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर है इनकी लोकेशन, ठीक है। तो पहला आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो आप ध्यान रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बात करें हम नंदा देवी राजा जी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, बाघ, तेंदुआ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है राजा जी, ठीक है। फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है दाचीगाम, जो हुंगल का एक निवास स्थान है। हुंगल क्या है, एक रेंडियर प्रजाति का हिरण है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी माना जाता है। हुंगल क्या है, जम्मू कश्मीर का एक राजकीय पशु भी माना जाता है, जो वहाँ के केवल दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, ठीक है। एक संकटग्रस्त प्राणी है ना, जिसको IUCN सूची में शामिल भी किया गया है। दूसरा है सलीम अली सिटी फॉरेस्ट। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया, जम्मू कश्मीर में है। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आपको ध्यान रखना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और हेमिस जो है, यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है, मुख्य रूप से हिम तेंदुआ और हिम भालू पाया जाता है ना, बर्फीले भालू पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आइस बियर। असम की बात करें हम, तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो असम में तो पहला तो एक है काजीरंगा, ठीक है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो क्या है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो क्या हुआ था, WWF ने, वर्ल्ड वाइड फंड ने, ठीक है, क्या चालू किया था, इंडिया राइनो विजन, इंडिया राइनो विजन 2020। दूसरा बात करें हम नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखावा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, जहाँ पे मानस में क्या पाया जाता है, जंगली भैंसा पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये सब के सब असम में पड़ते हैं। अगला देखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा, बोक्सा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है सुंदरवन, है ना, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर पाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, लगभग पूरे विश्व के 70% टाइगर जो है हमारे भारत में निवास करते हैं, है ना, यानी भारत में पाए जाते हैं लगभग 70% टाइगर। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टाइगर स्टेट अभी किसे कहा जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, आप बताइएगा। चलिए अगला बात करें जल्दापारा। जल्दापारा क्या है, जल्दापारा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है जल्दापारा में। ये सबके सब पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करें राजस्थान के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है केवलादेव। केवलादेव जो है ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रवासी पक्षी है, साइबेरियन सारस इसके लिए प्रसिद्ध है। एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है,
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सारे के सारे राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। देखो अब बात करें हम गिर वन या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये इसका प्राकृतिक आवास है, यहीं पे सुरक्षित रह सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि कूनो पालनपुर में भी इसको लाने की बातचीत चल रही है, बस बातचीत ही चल रही है, 10 सालों से लाया नहीं गया है ना। तो ध्यान रखिएगा कूनो पालनपुर कहाँ पे है, श्योपुर में है, मध्य प्रदेश के। ठीक, तो यहाँ पे केवल एशियाई शेर ही यहीं पे सुरक्षित रह सकता है, इसीलिए इसका निवास स्थान बोला जाता है किसको, गिर वन। ठीक है, तो कहाँ पे है, गुजरात में है। मेरीन उद्यान भी गुजरात में है, और ब्लैक बक काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किसी राज्य की बात करें तो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राज्य वाइज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा बांधवगढ़, बांधवगढ़ में सबसे अधिक बाघ घनत्व है, और यहाँ पे सफ़ेद टाइगर पाया जाता है, सफ़ेद शेर पाया जाता है। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, बांधवगढ़ पड़ता है उमरिया जिले में। ठीक है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो कहाँ पड़ता है, मंडला बालाघाट में, है ना। मंडला और बालाघाट की सीमा पर पड़ता है ये, मंडला बालाघाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंडला और बालाघाट की सीमा। ठीक, और माधव पड़ता है शिवपुरी में। पन्ना पड़ता है पन्ना छतरपुर, पन्ना प्लस छतरपुर में। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे डायनासोर के कुछ अवशेष पाए गए, है ना, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, सीधी सिंगरौली में पड़ता है, सीधी और सिंगरौली जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, सिवनी, सिवनी प्लस छिंदवाड़ा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, सिवनी छिंदवाड़ा में पड़ता है। ओंकारेश्वर खंडवा खरगोन में पड़ता है, खंडवा खरगोन। यहाँ ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो अभी नया प्रस्तावित है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है, आपको ध्यान रखना, धार, यहाँ पे डायनासोर के कुछ अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, कूनो पालनपुर कहाँ पड़ता है, श्योपुर में पड़ता है, श्योपुर जिले में। सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद जिले में, सतपुड़ा होशंगाबाद जिले में। और वन विहार कहाँ पड़ता है, भोपाल जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पड़ता है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक सर्प उद्यान भी बना हुआ है, कहाँ पे, वन विहार भोपाल में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इतना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखो अब बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला तो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा राजीव गांधी, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, अंसी, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, ये सब के सब कर्नाटक में पड़ते हैं। ठीक है, केरल में कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मुख्य हैं। ठीक है, केरल में है एक तो पेरियार पूछा जाता है, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मथिकेट्टन, ठीक है, और कौन सा, इराविकुलन, साइलेंट वैली और अनाईमुड़ी, ये केरल वाले कौन से हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं जो केरल में पाए जाते हैं। अब बात करें अलग से, आपको ध्यान रखना है, देखो हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय पीन घाटी, खीरगंगा, इंदर किला, ये याद रखिएगा आप। महाराष्ट्र का है बोरीवली, नौगांव, चांदोली। ठीक है, हरियाणा का याद रखना सुल्तानपुर, मुख्य रूप से याद रख लेना। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती, और दूसरा है गुरु घासीदास। ठीक है, और एक कांगेर घाटी है जहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगला बात करें हम, गोवा में है महावीर, मणिपुर में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है, केबू लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में कौन सा है, मणिपुर में याद रखना मुदुमलाई मुख्य रूप से, और एक पालनी पहाड़ी। ठीक है, और तेलंगाना में आप याद रखना रेड्डी मुगावली, रेड्डी मुगावली कहाँ पे है, तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और बात करें आंध्र प्रदेश में, याद रखना पापीकोंडा
राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में कौन से है? भीतरकनिका, सिंपलीपाल। त्रिपुरा में है कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। और बात करें मिजोरम में, एक नीला पर्वत है, फवंगपुई नीला पर्वत, कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। अगला बात करें अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोक्रेक, यहाँ पे भी भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार, अब अंडमान निकोबार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपको ध्यान रखना है। एक तो कैंपवेल खाड़ी है ना, एक कौन सा? सैंडल पीक है ना, गालाथिया, महात्मा गांधी मेरीन, झांसी रानी मेरीन, साउथ बटन, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, 0.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये तो हो गए हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें हम अभ्यारण्य की, तो ये अभ्यारण्य की सीरीज है, आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सरदारपुर, पन्ना, रातापानी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। गुजरात में है गिर, मैरीन, नल सरोवर। हिमाचल में है चंद्रताल, पोंग, रेणुका, ठीक है। आप इनको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कोलेरू पुलिकट, ठीक है। राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का। अब देखो, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर क्या है? देखो, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उस पर क्या होता है? सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है, ठीक है, पूरी तरह से सरकार से नियंत्रित होती है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है? कुछ निजी कार्य की अनुमति भी होती है, ठीक है। मतलब सरकार का नियंत्रण तो होता है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत निजी कामकाज भी हो जाता है ना। यानी आप फल वगैरह ले सकते हो, कंदमूल बोलते हैं जिसको, कंदमूल ले सकते हैं, थोड़ी बहुत लकड़ियां ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित है, कोई भी आ जा नहीं सकता है। कहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान में। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको भी भारत सरकार ही नियंत्रित करती है, सरकार ही नियंत्रित करती है। और यहाँ भी निजी कार्य की कुछ अनुमति दी जाती है बाहर वाले क्षेत्र में। कौन सा बाहर क्षेत्र? संक्रमण क्षेत्र। हमने 3 क्षेत्र पढ़े थे, संक्रमण क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति दी जाती है। अब देखो, सभी जीवों का संरक्षण देते हैं कहाँ पे? जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, सभी जीव जो होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। लेकिन अभ्यारण्य में ऐसा नहीं होता है। अभ्यारण्य में क्या होता है? मुख्य रूप से एक जीव या थोड़ा एक से अधिक जीवों को संरक्षण दिया जाता है। कहाँ पे? वो अभ्यारण्य में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे चंबल अभ्यारण्य में क्या होता है? घड़ियालों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम जैव मंडल क्षेत्र में क्या होता है? इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो कोर जोन होता है, बफर जोन होता है कोर जोन के बाहर, जहाँ पे वाणिज्यिक गतिविधियाँ, और एक संक्रमण जोन होता है। 3 जोन में इसको बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे आने जाने की किसी को कोई अनुमति नहीं होती है। सीमा का निर्धारण कौन करता है? प्रशासन करता है ना। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का निर्धारण कौन करता है? प्रशासन। इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है सीमा का निर्धारण प्रशासन करेगा कि वहाँ का निजी क्षेत्र करेगा या कौन करेगा। पर्यटन की अनुमति नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्यटन की अनुमति होती है, यहाँ पे भी होती है। यानी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में आप घूम सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आप नहीं घूम सकते। क्लियर है? अब तीनों का प्रबंधन कैसे होता है? पूरा वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तीनों का प्रबंधन आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 104 राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य कितने हैं? 556। और अगर बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18, जिसमें यूनेस्को में कितने शामिल हैं? 12। तो ये तो हमने बात की कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है। चलिए, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, उसकी मेथड हमने पढ़ी। एक्स सीटू, इन सीटू, जो स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय संरक्षण किस प्रकार दिया जाता है, ठीक है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर जो है ख़त्म होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हम जो है एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जिससे निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर जो होता है ना, एक रास्ता ज़रूर बनाता है, ठीक है। तो हमेशा प्रयास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर और ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे होम। चलिए।
टाटा, टेक केयर, बाय बाय।